गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी होमोलॉगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप्स की। आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं ये क्लास 10th केमिस्ट्री लेसन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हर स्टूडेंट्स को इंतजार रहता है और वो है IUPAC। IUPAC नॉमेनक्लेचर की आज हम बात करेंगे और अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर बेसिकली अच्छे से क्लियर हो गया और आपको समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आएगी, और अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं आएगी। मगर क्लास 10th के सिलेबस में IUPAC बहुत शॉर्ट में है, इसलिए मैं आपको IUPAC के यहाँ मेन पॉइंट्स ही बताऊंगा। अगर आपको IUPAC की डीप स्टडी करनी है तो आप मेरे ही बनाए हुए क्लास 11th के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने IUPAC को खूब डिटेल्स में पढ़ाया है और बहुत डिटेल्स में उसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो अगर आपको IUPAC की डीप स्टडी चाहिए तो क्लास 11th की वीडियो को आप देखेंगे, और अगर आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग IUPAC समझनी है तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। आपका सिलेबस इसमें पूरा कवर्ड हो जाता है। ये बात मैंने इसलिए बता दी कि अगर कुछ स्टूडेंट्स को लगे कि सर कुछ पोर्शन छोड़ के चल रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जितना क्लास 10th के सिलेबस में है मैं उतना यहाँ बता रहा हूँ, और जितना ब्रॉड और विस्तृत जानकारी क्लास 11th में है वो मैं क्लास 11th के वीडियो में आपको दूंगा। तो IUPAC होती क्या है, इस चीज़ को जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको हृदय से धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूँ और आपका जो लाइक और सब्सक्रिप्शन होता है यही मेरे लिए पुरस्कार है, यही मेरे लिए प्रमोशन के लिए मुझे आगे फोर्स करता है और मुझे इनकरेज करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि IUPAC है क्या और IUPAC की ज़रूरत महसूस क्यों हुई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि IUPAC होती क्या है, और दूसरी बात समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो अगर हम IUPAC की बात करें, इसका फुल फॉर्म आपसे बहुत पूछा जाता है। तो IUPAC, तो I का मतलब होता है इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है आपसे। U मीन यूनियन ऑफ, यूनियन मीन संगठन, P मीन प्योर, A मीन एप्लाइड, एप्लाइड मीन जो इस्तेमाल होती हो, यूज होती हो, और C मीन होती है केमिस्ट्री। यानी कि जितनी भी इस्तेमाल होने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी जो अंतरराष्ट्रीय संगठन संस्था होती है उसी को हमने IUPAC नाम दे रखा है। इसका फुल फॉर्म आपसे बहुत पूछा जाता है, इसके फुल फॉर्म को आप कॉपी भी कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों IUPAC को हमें गठन करना पड़ा, हमें IUPAC को ऑर्गेनाइज करना पड़ा। तो इसका बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कि आप एक घर का नाम है रुंझुन, या आप एक घर का नाम है टुनटुन, टुनमुन, जो भी आपका नाम है। घर में होता नहीं चिंको पिंको नाम घर में सबका, और बाहर का नाम क्या होता है, बाहर का नाम पृथ्वीपाल सिंह, रवीन्द्र चौधरी, तो इस तरह से सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन। तो आप एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए आपका नाम है टुन्नू और आप बाहर रविंद्र प्रकाश के नाम से जाने जाते हैं या किसी भी नाम से आप जाने जाते हैं। तो जब कभी भी आपके क्लासरूम में कोई भी आकर के बोलेगा टुन्नू स्टैंड अप, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये मुझे कह रहे हैं या किसी और बच्चे का नाम टुन्नू है। क्लियर। दूसरा, अगर आपके स्कूल में कोई जाके पूछे कि भाई रुंझुन आई हैं, तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे, आपका स्कूल कंफ्यूज हो जाएगा कि रुंझुन नाम की तो कोई लड़की यहाँ पर नहीं पढ़ती। क्यों? क्योंकि रुंझुन का नाम वहाँ पर किसी और रूप में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल कैटरीना कैफ लिखा हुआ है या ऐश्वर्या राय के रूप में लिखा हुआ है। तो ये जो ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ नाम है यही आपका IUPAC नाम है, क्योंकि इस नेम से दुनिया आपको जानती है। और रुंझुन, टुनमुन, टिनटिनिया, ये जो भी नाम आपके हैं ये नाम आपके जनरल नेम है, और इस नेम से आप अपने घर पर या अपने मोहल्ले में जाने जाते हैं। ऐसे ही हर देश में हर वस्तु का अलग अलग नाम है। जैसे अगर हम कद्दू की बात करें तो कद्दू का नाम कहीं सीताफल कहा जाता है, कहीं कद्दू कहा जाता है, और कहीं कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कोहड़ा कहते हैं। तो 3 नाम हो गए। अब अगर हम जा करके उस इलाके में जहाँ पर कद्दू को सीताफल कहा जाता है वहाँ जाकर हम कद्दू नाम से मांगे तो कोई भी सब्जी वाला कंफ्यूज हो जाएगा और हमसे बोलेगा कि ये सब्जी मेरे पास नहीं है। लेकिन जिन इलाकों में
कद्दू कहा जाता है, वहाँ पर अगर सीताफल मांगा जाए तो वहाँ का भी दुकानदार एक बार कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे पास सीताफल नाम का कोई फल नहीं है, मेरे पास तो कद्दू है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें हैं, जैसे मीथेन गैस है, तो मीथेन गैस चूँकि दलदली स्थानों से पाई गई थी तो उसका नाम हो गया मार्श गैस, क्योंकि मार्स माने होता है दलदल। तो अगर हम कहीं बाहर जाकर के बोलें कि मार्स गैस, तो दुनिया में जिन स्थानों पर दलदल को मार्स नहीं कहा जाता होगा वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किस गैस की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के विवादों से बचने के लिए इस IUPAC संगठन की ज़रूरत महसूस हुई कि पूरी दुनिया में किसी भी नाम से किसी भी चीज़ को उस देश में जाना जाता हो, मगर जब भी इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाएगी तब वहाँ पर एक कॉमन नेम की बात की जाएगी और वही कॉमन नेम सबको स्टडी करना होगा और बोलना होगा। उसी के लिए ये कार्बन टेबल बनाई गई, फंक्शनल ग्रुप बनाया गया, होमोलॉगस सीरीज बनाई गई और ये IUPAC का गठन किया गया कि दुनिया के किसी भी देश से कोई भी साइंटिस्ट आएगा, कुछ भी खोज के लाएगा, मान लो कि उसने लकड़ी से कोई चीज़ प्राप्त की तो उसका नाम हो गया लकड़ोना, कोई चीज़ उसको मिट्टी से प्राप्त हुई मिट्टोना, तो ये हो गया जनरल नेम। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो उसमें जितने कार्बन होंगे उसके बेस पे उसका नाम लेंगे। जैसे हमारे यहाँ कोई चीज़ है, हमने उसको लकड़ी से प्राप्त किया है लेकिन उसमें कार्बन की संख्या 3 है, तो इंटरनेशनल लेवल पे उसको प्रोब कहा जाएगा, ना कि लकड़ी से मिला तो लकड़ोना। तो IUPAC है क्या और IUPAC कैसे डिसाइड करते हैं, अब इसको समझते हैं। जो बात मैंने अभी आपको पीछे समझाई उसके फेवर में आप इन की स्टडी कर सकते हैं। जैसे मेथेन है, तो मेथेन एक IUPAC नेम हो गया। पूरे वर्ल्ड में अगर सिंगल कार्बन का कोई भी चीज़ है तो उसको हम मेथ, अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो उसको एन लगा देंगे तो वो मेथेन कहलाएगा और इसका फॉर्मूला होता है CH4, मगर इसके जनरल नेम है मार्स गैस, यानी इसका जो घरेलू नाम है वो क्या है, मार्स गैस। क्यों? क्योंकि ये ऐसे स्थानों से पाया गया था जहाँ पर दलदल थे। तो ये क्या हो गया इसका जनरल नेम, ये क्या हो गया IUPAC नेम। रुंझुन क्या हो गया जनरल नेम और रीतिका क्या हो गया IUPAC नेम। सचिन तेंदुलकर घर का नाम मान लो छोटू है तो छोटू क्या हो गया जनरल नेम, सचिन तेंदुलकर क्या हो गया IUPAC नेम। अमिताभ बच्चन का मान लो नाम है शहंशाह या बादशाह, तो अमिताभ बच्चन क्या है, जो जिनका शहंशाह या बादशाह नाम है वो क्या है, निक नेम है, जनरल नेम। लेकिन अमिताभ बच्चन ये इनका IUPAC नेम है, लेकिन दुनिया में कभी भी ऑफिशियली ये जाने जाएंगे तो अमिताभ बच्चन के नाम से ही जाने जाएंगे। वैसे ही मेथेनोइक एसिड ये क्या है IUPAC नेम है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी एक कार्बन है और COOH ग्रुप है तो एक मीन मेथ और COOH मीन ओइक, तो मेथेनोइक एसिड। लेकिन इसका नाम क्या है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये चींटियों से पाया गया था इसलिए इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड क्या है जनरल नेम है। ऐसे ही एथेनोइक एसिड, अगर 2 कार्बन है तो एथ और COOH ग्रुप लगा हुआ है तो ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड। लेकिन जनरली इसको विनेगर बोलते हैं, जिसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, और एसिटिक एसिड भी हम बोलते हैं। तो 3 नाम हो गए, तो तीनों नाम क्या हैं जनरल नेम, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जाना जाएगा एथेनोइक एसिड के नाम से। तो किसी भी सब्सटेंस का IUPAC नेम डिसाइड कैसे करते हैं उसके टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम डिसाइड करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और फर्स्ट है वर्ड रूट, जिसको हम रूट वर्ड बोलते हैं, दूसरा है सफिक्स और तीसरा है प्रीफिक्स। तो पहले समझते हैं कि रूट वर्ड या वर्ड रूट क्या होता है। तो इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, किसी भी हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन हैं उस कार्बन की काउंटिंग का एक नेम होता है। मैंने पीछे के वीडियो में कार्बन टेबल में आपको समझाया भी है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो वर्ड रूट कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पर एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम बोल देंगे मेथ, तो मेथ क्या हो गया रूट वर्ड हो गया उस कंपाउंड का। अगर उस कंपाउंड में 2 कार्बन है तो उस 2 कार्बन को हम बोल देंगे एर्थ। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम बोल देंगे प्रोप। इस तरह से पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सब मैंने आपको बता रखा है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो वर्ड रूट बताता है कि वो जो हाइड्रोकार्बन है जिसका आप IUPAC नेम लेने जा रहे हो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। अगर 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक। नेक्स्ट है सफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स को एक साथ समझते हैं। किसी भी इंसान का जो नाम होता है या किसी भी कंपाउंड का जो नाम होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला पूर्व लग्न और दूसरा पश्च लग्न। पूर्व लग्न का मतलब नाम के शुरुआत में जो वर्ड होता है वो आपका प्रीफिक्स है और नाम के लास्ट में जो वर्ड होता है वो आपका सफिक्स है।
जैसे अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ क्या है, प्रीफिक्स है, बच्चन क्या है, सफिक्स है। सचिन तेंदुलकर, सचिन प्रीफिक्स है, तेंदुलकर सफिक्स है। मैं जितेंद्र मिश्रा, तो जितेंद्र क्या है, प्रीफिक्स है, और मिश्रा क्या है, सफिक्स है। तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स समझ में आ गया होगा। तो सफिक्स क्या करता है, द मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पर OH ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के साथ, तो OH को हम ऑल कहते हैं, जैसे एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अगर कहीं पर CHO ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम अल या एल कहते हैं। अगर कहीं पर COOH ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम ओइक एसिड बोलेंगे। अगर कहीं पर CO ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम कीटोन बोलेंगे। तो ये सब क्या हो गया, ये सफिक्स हो गया। और नाम के शुरुआत में जो एल्किल ग्रुप होता है उसी को हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स समझ में आ गया होगा। अब हम IUPAC के एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उन एग्जाम्पल्स के बेस पर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर और क्लियर हो जाएगा कि हम किसी भी कंपाउंड का नेम कैसे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एल्केन कंपाउंड्स की। तो एल्केन, अगर हम किसी भी एल्केन का नाम ले, जैसे मैंने नाम ले लिया CH4, ये आपको एक फॉर्मूला दिया गया है CH4 और पूछा गया कि इसका IUPAC नेम बताइए। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि इसमें कार्बन कितने हैं। तो कार्बन है इसमें एक, तो इसका रूट वर्ड क्या हो गया, मेथ, मेथ। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। और कार्बन में हमेशा 4 बॉन्ड टच करने की काबिलियत होती है। तो अगर कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो सिंगल बॉन्ड हो गया एन। तो मेथ क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। एन क्या हो गया, सफिक्स हो गया। नाम क्या बन गया, मेथेन। कैसे हम जाने, क्योंकि एक कार्बन मतलब मेथ। और अगर ये एन के फॉर्मूले को, एन का फॉर्मूला मैंने पीछे के वीडियो में बता रखा है, CnH2n+2, तो ये एन लग जाएगा और ये बन गया मेथेन। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको IUPAC समझना है तो प्लीज पीछे जो मैंने कार्बन टेबल बता रखा है, फंक्शनल ग्रुप बता रखा है और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बता रखा है, उसको जरूर 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 स्टडी कर लीजिएगा, वरना IUPAC आपको कम समझ में आएगी। दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं C2H6। कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन को हम कार्बन टेबल में बोलते हैं एथ, और ये इस फॉर्मूले को फॉलो करता है CnH2n+2 को, यानी कि इसमें जो सारे बॉन्ड होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे। तो इसके लिए नाम के लास्ट में लग गया एन, तो ये हो गया एथेन। अगर पिक्चर देखना है, फिलहाल पिक्चर की प्रैक्टिस में पीछे बहुत करवा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर 1-2 बता देता हूँ। तो ये देखिए, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन सब आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, इसलिए क्या हो गया, एथेन हो गया। ऐसे ही अगर हम प्रोपेन की बात करें तो C3H8, तो कितने कार्बन हैं, 3। तो रूट वर्ड क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया प्रो। और ये किस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, तो ये एन फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इन 3 कार्बन से सारे 8 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, इसलिए इनके नाम के लास्ट में यानी सफिक्स क्या हो गया, एन। तो रूट वर्ड क्या हो गया, प्रोप, और सफिक्स क्या हो गया, एन। ये क्या है, प्रोपेन। कोई हमसे पूछे कि C9H20 क्या है, तो पहले हम चेक करते हैं कि कार्बन कितना है, 9। तो 9 दूनी 18, 18 से 2 ज्यादा, तो CnH2n+2, यानी किसका फॉर्मूला है, एल्केन का फॉर्मूला है। तो 9 कार्बन को हम बोलते हैं नोन, और फॉर्मूला कौन सा फॉलो हो रहा है, एल्केन का। तो एल्केन के लास्ट में क्या लगता है, एन, तो नोनेन, ये है नोनेन। ऐसे ही कोई अगर हमें दे दे C10H22, तो 10 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 10 कार्बन को हम बोलते हैं डेक। अब चेक करो कि किस फार्मूले को शो कर रहा है, तो 10 दूना 20 और प्लस 2 ज्यादा, यानी CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। तो ये एल्केन का फार्मूला है, तो इसके नाम के लास्ट में जो सफिक्स लगेगा वो एन लग जाएगा। तो ये क्या है, ये डेकेन है। इस तरह से आपको एल्केन का IUPAC नेम बनाना आ गया होगा। अब स्टडी करते हैं कि एल्काइन के IUPAC नेम को कैसे डिसाइड करते हैं। तो अगर हम एल्कीन की बात करें, तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन होगा। अगर ऐसा कहीं पर भी फॉलो हो रहा है तो उसके नाम के अंत में यानी सफिक्स में लगेगा इन। तो अगर हम देखें तो C2H4, तो सबसे पहले चेक करते हैं ये कार्बन कितने हैं, 2। तो रूट वर्ड बन गया एथ, और जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन है, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, एल्कीन का। तो एल्कीन का सफिक्स क्या होता है, इन, तो एथीन, इसका नाम हो गया एथीन। जनरल नाम कुछ भी हो सकता है, जनरल नेम में इसको हम एथिलीन बोलते हैं, लेकिन हमें IUPAC से मतलब है।
ऐसे ही अगर C3H6 की बात कर लें तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, और जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन है, इसका मतलब एल्कीन फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो प्रोप के लास्ट में क्या लग गया? ईन। क्लियर? क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब ईन होता है। मैंने आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समझा रखा है। बार बार बोल रहा हूं कि पीछे के वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। नहीं देखेंगे आईपीएससी नहीं समझ में आएगा, मेरी कोई गलती नहीं उसमें। लेकिन अगर आप देख लेंगे आईपीएससी बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोबारा पूरा अगर हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1.5 से 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। फिर C4H8 कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, यानी फॉर्मूला कौन सा फॉलो हो रहा है? एल्कीन का। तो ब्यूट में ईन लगा दो, तो ये हो गया रूट वर्ड और ये हो गया सफिक्स। ऐसे ही C5H10 तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, फॉर्मूला है 5 दूनी 10, यानी एल्कीन का फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, तो ईन बढ़ा दीजिए, ये हो गया पेंटीन। अब ये वो पेंटीन नहीं जो पेंटीन शैम्पू आप लगाते हो, ये पेंटीन हाइड्रोकार्बन है। अब हम देखते हैं एल्काइन को। इन सभी को मैंने 10-10 तक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ाया है, यहाँ तो मैं केवल आपको आईपीएससी समझा रहा हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एल्काइन। एल्काइन, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इनके नाम के लास्ट में जो सफिक्स लगता है वो आइन लगता है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो C2H2, तो इनका जो फॉर्मूला होगा वो CnH2n-2 होगा, यानी जितना कार्बन होगा उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। तो C2H2 की बात करें, कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? एथ। अब ये फॉर्मूला कौन सा फॉलो कर रहे हैं? तो जितना कार्बन है उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन है, तो अगर कार्बन को दुगना करो 2 2 4, और 4 में से 2 माइनस करो 2, तो यानी ये एल्काइन के फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इनके नाम के लास्ट में आइन लगेगा, तो ये हो गया एथाइन, जिसको आप एस्टिलीन कहते हो। पिक्चर देखना चाहो पिक्चर भी देख लीजिए। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, और हमेशा कार्बन को 4 बॉन्ड टच करने चाहिए। कितने बॉन्ड कम है? 3 बॉन्ड। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी ये कौन सा ग्रुप है? एल्काइन ग्रुप है, तो इनके नाम के लास्ट में आइन लगेगा। नेक्स्ट है C3H4, तो C3 का मतलब हो गया प्रोप, ये हो गया रूट वर्ड। अब ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? ध्यान दीजिए, 3 का दुगना 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाओ 4, यानी CnH2n-2 फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, इसलिए नाम के लास्ट में आइन लगेगा। ये क्या है? प्रोपाइन है। ऐसे C4H6, तो 4 का मतलब होता है ब्यूट, और जितना कार्बन है उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन है, यानी आइन के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो ये हो गया ब्यूटाइन। ऐसे ही C5H8, तो 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, और फॉर्मूला कौन सा फॉलो हो रहा है? आइन का, तो ये हो गया पेंटाइन। इसके स्ट्रक्चर को मैंने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दिखाया है, उसको देख लीजिएगा। अब हम स्टडी करते हैं एल्कोहल ग्रुप की। एल्कोहल ग्रुप जो होता है इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है ROH, तो ये है एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है R सिंगल बॉन्ड OH। R का मतलब है एल्किल ग्रुप, यानी जितने कार्बन का ग्रुप हो, अगर उसमें OH लगा हुआ है तो इनके नाम का जो प्रीफिक्स बन जाएगा, सॉरी सफिक्स बन जाएगा, यानी नाम के लास्ट में जो लगेगा वो OH OL ऑल हो जाएगा। एग्जाम्पल CH3OH, तो CH3 ध्यान दो क्या हो गया? R, ये एल्किल ग्रुप हो गया, और OH क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप, यानी हिंदी में क्रियात्मक समूह हो गया। तो कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का रूट वर्ड मैंने बताया है मेथ। और OH कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? ऑल, तो ये हो गया मेथेनॉल, यानी मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल। ऐसे C2H5OH, तो 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ, यानी एथे, और OH को बोलते हैं ऑल, एथेनॉल। ऐसे ही 3 C3H7OH, तो C3 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोप, तो प्रोपे और OH माने ऑल, प्रोपेनॉल। ऐसे है C4H9OH, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट, और OH का मतलब ऑल, तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। लास्ट
C5H11OH, तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट, और OH को ऑल, तो पेंटेनॉल। इस तरह से हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ये भी आप बना सकते हो। अब हम स्टडी करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की, जिसका फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड CHO। इन सभी फंक्शनल ग्रुप की स्टडी मैंने पीछे करवाई है, बार बार बोल रहा हूं। एल्डिहाइड ग्रुप, इसका फॉर्मूला होता है RCHO, और इनके नाम के लास्ट में एल या ALL लगाया जाता है, ऑल नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऑल एल्कोहल में होता है, इसलिए यहां पर अल या एल। तो अगर हम फॉर्मूला देखें HCHO, ध्यान दीजिएगा CHO लगा हुआ है ना, CHO कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। कितने कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन है, तो एक हो गया मेथ। और CHO का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, नाम के लास्ट में यानी सफिक्स क्या है, अल या एल, तो मेथे, METHANAL, मेथेनल या मेथेNEL, नेल। नेक्स्ट CH3CHO, कितने कार्बन, दो कार्बन का मतलब है एथ। किस फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है, CHO ग्रुप। CHO ग्रुप में क्या लगता है, अल, तो एथेनल। ऐसे ही C3H7, या दूसरा ले लेता हूं C2H5CHO, कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप। 1 कार्बन, 2 कार्बन यहाँ पर, 1 कार्बन यहाँ पर है, तो प्रोप, और CHO माने अल, तो प्रोपेनल। ऐसे C3H7CHO, टोटल कार्बन कितने, 3 और 1 4, 4 का मतलब ब्यूट, और CHO का मतलब अल, तो ब्यूटेनल। ऐसे ही अगर हम ले लें C4H10 C4H9CHO, तो C4 का मतलब क्या होता है, ब्यूट, और CHO माने अल, तो ब्यूटेनल। इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप के भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर मैंने बनाना पीछे की वीडियो में बता रखा है, यहाँ पर मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको समझा रहा हूँ। इनके जनरल नेम भी होते हैं, लेकिन जनरल नेम जो होते हैं कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं, तो उनको आप लर्न कर लीजिएगा। किसी की जनरल नेम आपको नहीं पता होंगे, मुझसे पूछ भी लीजिएगा, लेकिन सभी के जनरल नेम नहीं होते हैं, तो IUPAC नेम पे आप विशेष ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्टडी करते हैं ओइक ग्रुप की, जिसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम ओइक ग्रुप भी बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH, और इनके नाम के लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं, जो कि इनका सफिक्स है। एग्जाम्पल HCOOH, चेक करिए कितने कार्बन है इसमें, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को हम बोलते हैं मेथ। और COOH ग्रुप अगर लगा है तो ओइक, तो मेथेनोइक। एक चीज और भी याद रखिएगा कि COOH जो ग्रुप में C होता है, ये काउंटिंग में रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये COOH अलग रहेगा उसके बाद 1 कार्बन हो। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल CH3COH, चेक करिए टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, 2 कार्बन है, तो 2 का मतलब होता है एथ। कौन सा ग्रुप है, ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड यहाँ पर पढ़ा दीजिएगा। नेक्स्ट C2H5COOH, टोटल कार्बन कितने हैं, 2 ये हैं, 1 ये है, 3, तो 3 का मतलब होता है प्रोप, और COOH का मतलब ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट C3H7COOH, कितने कार्बन है, 3 और 1 4, तो 4 का मतलब ब्यूट, COOH का मतलब ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से आप किसी भी कार्बन के ओइक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो और उसका IUPAC नेम भी डिसाइड कर सकते हो। ये जो HCOOH होता है, इसको हम जनरल नेम में फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ये IUPAC नेम है। जनरल नेम में फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। जितने भी आर्थ्रोपोडा फाइलम के एनिमल्स हैं, चीटे हैं, माटा है, जो आपके महीन चीटियां हैं, लाल चीटियां हैं, बिच्छू है, इन सब में जो जहर पाया जाता है यही फॉर्मिक एसिड यानी मेथेनोइक एसिड होता है, और उसी से आपको जलन पैदा होता है। अब हम स्टडी करते हैं ईथर ग्रुप की। ईथर ग्रुप जो होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है ईथर
R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यानी O के एक तरफ एल्किल ग्रुप और O के एक तरफ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होता है मैंने पीछे के वीडियो में आपको बता रखा है। और इनके नाम में हम लगाते हैं एल कॉक्सी एल्केन, एल कॉक्सी एल्केन, यानी एल्किल, आर का मतलब एल्किल, ओ का मतलब ऑक्सी और अगले आर का मतलब एल्केन। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3 और इसका आईपीएसी नेम हमसे पूछा जाए, तो पहले आप इसको देखो कि किस फंक्शनल ग्रुप को, किस क्रियात्मक समूह को फॉलो कर रहा है। तो ये ईथर ग्रुप को फॉलो कर रहा है और ईथर ग्रुप का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। तो देखो ROR, तो कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, O को क्या बोलते हैं? ऑक्सी, और फिर यहाँ पर कितने कार्बन है? एक, तो एक कार्बन क्या बोलते हैं? मेथ, और नाम के लास्ट में क्या लगाते हैं? एन। तो देखो मेथ ऑक्सी मेथेन, एल कॉक्सी एल्केन, मेथ ऑक्सी मेथेन। अगला देखिए CH3O C2H5, चेक करिए शुरुआत में कितने कार्बन है? एक कार्बन, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ, फिर क्या लगा हुआ है? O, O को क्या बोलते हैं? ऑक्सी, फिर कितने कार्बन है? दो, दो कार्बन क्या बोलते हैं? एथ, और लास्ट में क्या लगाएंगे? एन, तो मेथ ऑक्सी एथेन। ऐसे ही CH3 सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर C3H7 हो गया। तो कितने कार्बन है शुरुआत में? एक, तो एक कार्बन का मतलब क्या होता है? मेथ, O का मतलब क्या होता है? ऑक्सी, और तीन कार्बन का मतलब क्या होता है? प्रोप, लास्ट में क्या लगेगा? एन, मेथॉक्सी प्रोपेन, एल्कॉक्सी एल्केन। शब्दों पे ध्यान दीजिए। लास्ट CH3O C4H9, कितने कार्बन है? एक, एक कार्बन का मतलब मेथ, O का मतलब ऑक्सी, चार कार्बन का मतलब ब्यूट, और एन यहाँ पर लग जाएगा। इस तरह से कोई भी ईथर ग्रुप आपको दिया होगा, कोई भी ईथर ग्रुप दिया होगा, आप उसका नेम ले सकते हैं। क्लियर? एक हम और टफ करके बता देते हैं। मान लीजिए शुरुआत में है C2H5, फिर O और फिर C5H11। तो ध्यान दो शुरुआत में कितने कार्बन हैं? दो, दो का मतलब होता है एथ, O का मतलब ऑक्सी, तो एथ ऑक्सी, फिर कितने कार्बन है? पांच, पांच कार्बन का मतलब होता है पेंट, और लास्ट में एन, एथॉक्सी पेंटेन, यानी एल्कॉक्सी एल्केन। अब हम स्टडी करते हैं कीटोन ग्रुप की, जिसका फॉर्मूला होता है RCOR। तो कीटोन को हम फॉर्मूला से शो करते हैं R सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड R, और इनके नेम में हम लगाते हैं एल्केनोन, एल्केनोन। एग्जाम्पल CH3COCH3, इसको हम एसीटोन भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप आईपीएसी नेम की बात करें तो टोटल कार्बन कितने हैं? गिनिए, तीन कार्बन, तो तीन का मतलब होता है प्रोप, और बीच में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CO, CO कौन सा ग्रुप है? कीटोन, तो प्रोपेनोन, क्योंकि कीटोन में नोन लगता है। नेक्स्ट C2H5COCH3, टोटल कार्बन कर गिनिए बस, दो कार्बन ये है, एक ये है, एक ये है, चार कार्बन हो गए। तो चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और CO का मतलब होता है नोन, ब्यूटेनोन। नेक्स्ट CH3CO C3H7, टोटल कार्बन कितने हैं? एक कार्बन ये है, ये दूसरा है, और तीन, पाँच, तीन चार पाँच, तो पाँच को बोलते हैं पेंट, और CO ग्रुप को बोलते हैं नोन, तो पेंटेनोन। ऐसे मान लीजिए हमने ले लिया C2H5CO C2H5, तो चेक करिए कार्बन कितने हो गए? दो, तीन, चार, पाँच, तो पाँच का मतलब हो गया पेंट, और CO का मतलब हो गया नोन, तो ये भी पेंटेनोन है और ये भी पेंटेनोन है। क्लियर? अब नेम का फर्क होता है कि कितने प्लेस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन क्लास 10th में ये इतने डिटेल्स में नहीं है कि कौन कितने प्लेस पर है, इसलिए मैं आपको प्लेस वैल्यू नहीं बता रहा हूँ। फिर भी अगर देखना चाहें तो इधर कार्बन कितने हैं? दो कार्बन है, और ये तीसरा कार्बन है, तो ये इसमें अटैच हो जाएगा और ये अलग रह जाएगा। क्लियर? लेकिन इसको हम एस्टर में स्टडी करेंगे। तो कीटोन के नेम बहुत आसान है। अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड दिया जाएगा, सीधे नंबर ऑफ कार्बन को गिनिए और कार्बन के नाम के पीछे लास्ट में नोन लगा दीजिए। अब हम स्टडी करते हैं एस्टर की। एस्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एस्टर ग्रुप जो होता है
इसका फॉर्मूला होता है RCOO, R। इसमें C के ऊपर एक O लगा होता है और C के आगे एक O लगा होता है। चेक कर लीजिए, कार्बन के 4 बांड टच कर रहे हैं, 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड और ये 4 बांड। इनके नाम में जो लिया जाता है उसको हम बोलते हैं एल्किल। एल्किल हो गया प्रीफिक्स, एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। अगर आपको ये लर्न रहेगा तब तो आप एस्टर का आईपीसी नेम डिसाइड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल CH3 COO CH3। अब ध्यान सुनिएगा, CO हमने इकट्ठा तो लिख दिया, लेकिन बॉन्डिंग ऐसे होती है कि C के ऊपर डबल बॉन्ड O होता है और C के आगे सिंगल बॉन्ड O होता है। क्लियर? अब नेम देखते हैं क्या है ये, एल्किल और फिर एल्केनोएट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि शुरुआत में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं और उसमें हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 3। जब 4 हाइड्रोजन होते तो मेथेन कहते, एक हाइड्रोजन कम है तो इल मेथिल। मैंने एल्किल ग्रुप पीछे पढ़ाया है, तो मेथिल हो गया ये। फिर कितने कार्बन टोटल हैं, 1 और 1 2, तो 2 का मतलब होता है एथ, और लास्ट में क्या लगेगा, O8, तो एथेनोएट। तो क्या हो गया, मेथिल एथेनोएट। इतना एक तरफ, इतना एक तरफ। नेक्स्ट देख लीजिए, CH3 COO C2H5। तो शुरुआत में कितने कार्बन हैं, 1, तो एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे, मेथिल। CH3 क्या बोलते हैं, मेथिल। और फिर टोटल कार्बन कितने हैं, 2 और 1 3, तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप, और लास्ट में क्या लग जाएगा, O8, तो प्रोपेनोएट। ये मेथिल प्रोपेनोएट हो गया। यानी कार्बन काउंटिंग में ये COO का कार्बन भी जुड़ा रहता है। एक और देख लीजिए, CH3 COO C4H9। तो कितने कार्बन है शुरुआत में, 1, तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथिल। फिर टोटल कार्बन कितने हैं, 4 और 1 ये 5 है, मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो 5 को बोलते हैं पेंट, और लास्ट में क्या लगेगा, OA, तो पेंटेनोएट। ऐसे कोई भी एस्टर ग्रुप कंफ्यूजिंग होता है, ऐसे कोई भी दिए हो तो आप उसका नेम ले सकते हो। मैं एक और बता देता हूँ। अब आपके मेरा में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर CH3 शुरुआत में लगा हुआ है, चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ पर शुरुआत में कर दिया C2H5, फिर COO और फिर C4H9। तो अगर इसका हम नेम लें तो C2H5 को हम बोलते हैं एथिल। तो यह हो गया हमारा एथिल। यहाँ ध्यान दीजिए, एल्किल, यहाँ पे मेथिल। फिर टोटल इसको गिनो, 4 कार्बन ये है और 1 कार्बन ये है, 5, तो मेथिल, तो 5 का मतलब होता है पेंटेनोएट। ये हो गया मेथिल, सॉरी एथिल पेंटेनोएट। ऐसा देखो, देख लीजिए, C2H5 COO, यहाँ कार्बन बढ़ा देते हैं, C7H15। तो चेक करिए, शुरुआत में कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथिल। फिर टोटल कार्बन कितने हैं, 7 और 1 8, तो 8 को हम बोलते हैं ऑक्ट, तो ऑक्टेनोएट, एथिल ऑक्टेनोएट। इस तरह से आपको याद रखना है कि एस्टर ग्रुप का फॉर्मूला होता है RCOOR, और इसमें नेम लेते हैं एल्किल एल्केनोएट। अगर ये आपको याद रहेगा तभी आप आईपीसी नेम ले पाएंगे। अब हम स्टडी करते हैं एमीन ग्रुप की, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड NH2। तो एमीन ग्रुप, जिसको हम R सिंगल बॉन्ड NH2 से शो करते हैं, और इसके नाम में हम लेते हैं एल्केनामीन, यानी एल्केन प्लस एमीन, ये नेम के लास्ट में यूज करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमने ले लिया CH3 R के प्लेस पे और उसमें लगा दिया NH2। तो CH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथिल, मेथिल एमीन या मेथेनामीन, यानी मेथेन प्लस एमीन। जनरल नेम में CH3 माने मेथिल, NH2 माने एमीन, तो जनरल नेम क्या हो गया, मेथिल एमीन। आईपीसी नेम क्या हो गया, एल्केनामीन, यानी मेथेनामीन, यानी मेथेन प्लस एमीन। अगला C2H5NH2, कितने कार्बन है, 2, तो 2 का मतलब हो गया एथ, तो एथेना, और NH2 का मतलब मीन, तो एथेनामीन। जनरल नेम लेना हो तो C2H5 को बोलते हैं एथिल और NH2 को बोलते हैं एमीन, एथिल एमीन। अगला C3
H7NH2। तो C3H7 को जनरल में बोलते हैं प्रोपिल। तो ये हो गया प्रोपिल, -2 माने एमीन, प्रोपिल एमीन। लेकिन आईयूपीएसी नेम की बात करें तो ये हो गया प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। ऐसे अगर हम और इसके एग्जाम्पल देखें तो मान लो कि C4H9NH2 है, तो C4H9 को जनरल में हम बोलते हैं ब्यूटिल, तो ये है ब्यूटिल एमीन। लेकिन अगर आईयूपीएसी नेम लें तो ये हो गया ब्यूटेन यानी ब्यूटेना, और NH2 का मतलब होता है एमीन। तो ब्यूटेन प्लस एमीन, देखिए ब्यूटेन प्लस एमीन, ब्यूटेना मीन। ऐसे ही अगर हम C5H11NH2 ले लें तो C5H11 को हम पेंटिल बोलते हैं, तो ये है पेंटिल एमीन। आईयूपीएसी नेम में क्या हो गया, पेंटेना और एमीन, पेंटेनामीन। इस तरह से आप 10 तक बना सकते हो। अब हम स्टडी करते हैं एमाइड ग्रुप की, जिसका फॉर्मूला होता है RCONH2 और इनके नाम में हम लगाते हैं एल्केनामाइड। अगर हम एल्केनामाइड की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCONH2 और इनके नेम में हम यूज करते हैं एल्केनामाइड यानी एल्केन प्लस एमाइड। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल में तो CH3CONH2, यहाँ पर जो O होता है ऊपर डबल बॉन्ड O के फॉर्म में होता है, तो CH3CONH2 इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो कार्बन चेक करो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो 2 कार्बन हो गए, तो 2 का मतलब होता है एथ, तो ये हो गया एथेना, और लगाते नाम में क्या है एमाइड, तो एथेनामाइड। नेक्स्ट CH3CH2CONH2, तो चेक करिए कितने कार्बन है कुल, 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपेन, तो प्रोपेना, और फॉर्मूला क्या है CONH2, तो एमाइड, प्रोपेनामाइड। क्लियर। नेक्स्ट C2H5CONH2। अब इसी को देखो, हमने इन दोनों कार्बन को इकट्ठा कर दिया, तो C2H5, तो कितने कार्बन, 2 और 1 3, तो 3 का मतलब प्रोपेन और NH2 का मतलब एमाइड, प्रोपेनामाइड। CONH2 माने एमाइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ा दें, मान लो है C2H5 या C2H5 के प्लेस पर यहाँ पे हम ले लेते हैं C3H7CONH2, तो कार्बन कितने हो गए, 3 और 1 4, तो 4 का मतलब होता है ब्यूटेना, और CONH2 में लगता है एमाइड, तो ये बन गया ब्यूटेनामाइड। चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, नाम यही रहेगा। एक और ले लेते हैं, हमने ले लिया C4H9CONH2, तो CONH2 का मतलब एमाइड, और कार्बन 4 और 1 5, तो 5 का मतलब पेंटेन, तो पेंटेना एमाइड, पेंटेन एमाइड। इस तरह से ये पेंटेनामाइड आपका बन जाएगा। अब हम स्टडी करते हैं लास्ट हेलोजन ग्रुप की। जो हेलोजन ग्रुप होता है इसका फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड X, जहां पर R क्या है, कोई भी एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप मैंने आपको बताया है, पीछे के वीडियो में आप जरूर देख लीजिएगा। अब X की जगह पर यहाँ पर Cl भी हो सकता है यानी क्लोरीन, Br भी हो सकता है यानी ब्रोमीन, और आयोडीन भी हो सकता है। अगर Cl होगा तो क्लोरो कहलाएगा, Br यानी ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो कहलाएगा, I यानी आयोडीन होगा तो आयोडो कहलाएगा। तो इनके नेम पर इसको हम हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे अगर Cl है तो क्लोरो एल्केन, Br है तो ब्रोमो एल्केन, आयोडीन है तो आयोडो एल्केन। अब नेम देखते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर CH3 और X की जगह पर Cl ले लिया, तो CH3 को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, CH3 माने कितने कार्बन है, 1, तो 1 कार्बन का मतलब मेथेन, मेथेन, और Cl माने क्लोरो, तो ये हो गया क्लोरोमेथेन। देखिए हेलो हेलो कि यहाँ क्या है, यहाँ पर क्लोरो, और एल्केन की जगह पर जितने कार्बन हो तो मेथेन। अगर जनरल नेम लेना है तो ये मेथिल, ये Cl माने क्लोराइड, CH3 माने मेथिल और Cl माने क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अगला C2H5Cl, तो Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोरो, और कितने कार्बन है, 2, तो 2 का मतलब हो गया एथेन, तो क्लोरो एथेन। ऐसे ही अगर हम C3H7Cl ले लें तो Cl का मतलब हो गया क्लोरो, और 3 का मतलब होता है प्रोपेन,
तो ये है क्लोरोप्रोपेन। जनरल नेम लेना हो तो C2H5 का मतलब एथिल और Cl माने क्लोराइड, तो ये एथिल क्लोराइड हो गया। ये C3H7 का मतलब प्रोपिल और Cl माने क्लोराइड, तो प्रोपिल क्लोराइड हो गया। लेकिन मैं सिर्फ आपको IUPAC नेम बता रहा हूँ। ऐसे ही अगर यहाँ पर CH3Br होता तो Br का मतलब होता है ब्रोमो, और CH3 में कितने कार्बन है? एक, तो एक कार्बन का मतलब होता है मेथेन, तो ये ब्रोमो मेथेन हो गया। ऐसे अगर C2H5 होता और उसके साथ Br लगा होता तो Br का मतलब हो गया ब्रोमो, और कितने कार्बन है यहाँ पर? दो, तो दो कार्बन का मतलब होता है एथेन, तो ये ब्रोमो एथेन है। ऐसे अगर C3H7Br होता तो Br का मतलब होता है ब्रोमो, और C3H7 तीन कार्बन का मतलब होता है प्रोपेन, तो ये ब्रोमो प्रोपेन है। अगर जनरल नेम की बात करें, CH3 माने मेथिल, Br माने ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। C2H5 माने एथिल, Br माने ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। C3H7 प्रोपिल, Br माने ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। ऐसे अगर हम आयोडीन को देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड I, तो अगर IUPAC नेम लें तो I माने आइडो और एक कार्बन का मतलब होता है मेथेन, तो ये हो गया आइडो मेथेन। लेकिन जनरल नेम की बात करें तो CH3 माने मेथिल, I माने आयोडाइड। ऐसे अगर हम C2H5I की बात करें तो I का मतलब होता है आइडो और C2H5 दो कार्बन का मतलब होता है एथेन, तो ये हो गया आइडो एथेन। जनरल नेम लें तो C2H5 माने एथिल और I माने आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ऐसे ही C3H7I, तो I का मतलब आइडो और तीन कार्बन का मतलब प्रोपेन, तो आइडो प्रोपेन। अगर जनरल नेम की बात करें तो C3H7 का मतलब प्रोपिल और I माने आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये IUPAC कंप्लीटली समझ में आई है। अगर इस IUPAC में कहीं भी किसी के नेम में, किसी ग्रुप में, किसी भी एल्किल एल्काइन किसी में भी कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझसे सजेशन दीजिएगा। मैं आपके उस क्वेरी के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, या उसके सोल्यूशन का कोई लिंक होगा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन IUPAC आपको पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले या इस वीडियो को अगर आप देख चुके हैं तो इसके बाद जो पीछे के वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, होमोलॉगस सीरीज, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल ग्रुप, कार्बन टेबल, इन सब को पढ़ाया, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो लेसन है ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। अगर ये लेसन आप में से किसी भी स्टूडेंट को अच्छे समझ में आ गया तो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। अदरवाइज़ आप पूरी ज़िंदगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संघर्ष करते रहेंगे, स्ट्रगल करेंगे और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इसी लेसन के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।